क्या आप जानते हैं, संसार का सबसे बड़ा फतह करने वाला, जिसकी तलवार के डर से समूचा एशिया कांपता था, जिसने एक के बाद एक साम्राज्य खाक में मिला दिए, वही चंगेज खान भारत की सीमाओं तक आकर क्यों लौट गया? जब समरकंद, काबुल, गजनी और कांधार की गलियों में मंगोल घोड़ों की टापें गूंज रही थीं, तब सिंधु किनारे इतिहास की सबसे अनसुलझी पहेली लिखी जा रही थी। 1222 खैबर पास के पार पंजाब की धरती पर मंगोलों की धूल उड़ रही थी, लेकिन दिल्ली की ओर बढ़ने के बजाय चंगेज खान ने मुड़कर इतिहास को ही चौंका दिया। आखिर क्यों? 12वीं सदी। मंगोलिया एक धधकता हुआ मैदान, दर्जनों घुमंतू कबीले, जिनके बीच झगड़े, धोखे और खूनी संघर्ष आम बात थी। इन्हीं में से एक बोल्जिन कबीले में जन्मा टेमुजिन, जिसे आज दुनिया चंगेज खान के नाम से जानती है। 1158 टेमुजिन की आंखों में बचपन से ही आग थी, एक ऐसी आग जिसने उसे कबीलाई जंग और साजिशों के बीच मजबूत बनाया। उसके बचपन की हर रात, हर सुबह संघर्ष के नाम थी। चीनी साम्राज्यों की चालें, मंगोल सरदारों की आपसी दुश्मनी और हर पल मौत का डर, यही थी उसकी पाठशाला। लेकिन 1226 आते आते टेमुजिन ने असंभव को संभव कर दिखाया। उसने तमाम मंगोल कबीले एक झंडे के नीचे ला खड़े किए। मंगोलिया की हवाओं में एक नाम गूंजने लगा, चंगेज खान। उसकी तलवार के आगे चीन के साम्राज्य एक एक कर झुकते गए, और फिर उसकी नजरें टिकीं सिल्क रूट की तरफ। उसे चाहिए था व्यापार, चाहिए था सत्ता की नई राह। मंगोल सेना की गूंज अब सेंट्रल एशिया तक पहुंच गई। ख्वारिज्म, वहां का बादशाह अलाउद्दीन मोहम्मद द्वितीय चंगेज खान की शांति की पेशकश को ठुकराता है, उसके व्यापारिक दूतों के सिर कलम करवा देता है। चंगेज खान के लिए यह सिर्फ अपमान नहीं, युद्ध का ऐलान था। उसके बाद इतिहास ने देखा मंगोल क्रोध का असली रंग। समरकंद, जहां किताबें जलती रहीं, काबुल, जहां इंसानों की लाशों के ढेर लगे, गजनी और कांधार, जहां खून की नदियां बहती रहीं। अलाउद्दीन भागता फिरा कैस्पियन सागर के एक वीरान टापू पर। उसका बेटा जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु की ओर दौड़ पड़ा। उसी के पीछे पीछे चंगेज खान की फौज अफगानिस्तान रौंदती हुई खैबर दर्रा पार कर भारत की सरहदों तक पहुंच गई। अब सवाल बड़ा था, क्या चंगेज खान सिंधु पार करेगा? क्या उसकी तलवार दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचेगी? क्या भारत भी समरकंद, काबुल और गजनी की तरह मंगोल क्रूरता का शिकार बनेगा? 1222 इंडस के किनारे जलालुद्दीन की आखिरी लड़ाई। मंगोल सेना, जिसकी संख्या लाखों में थी, घोड़ों की टापों से धरती हिला रही थी। जलालुद्दीन की सेना, जो बमुश्किल कुछ हजार थी, एक एक कर कटती चली गई। खुद जलालुद्दीन जान बचाकर दिल्ली की ओर भागा। वह सुल्तान इल्तुतमिश के दरबार में शरण मांगता है। इधर मंगोलों के पास मौका था संपूर्ण भारत पर चढ़ाई का। उस वक्त भारत कोई मामूली देश नहीं था। विश्व की कुल संपत्ति का 25 से 30% इसी भूमि पर था। सोने की चिड़िया, जिसके लिए हर आक्रमणकारी प्यासा था। पर चंगेज खान ने सिंधु के पार कदम क्यों नहीं रखा? क्यों उसकी नजरों ने दिल्ली की चांदनी को नहीं छुआ? इतिहासकारों के पास सिर्फ अनुमान है, जवाब नहीं। चंगेज खान एक रहस्य, जिसकी कहानी खुद उसकी अपनी जुबान से कभी नहीं सुनी गई। न कोई संस्मरण, न कोई डायरी, न कोई चिट्ठी। सिर्फ 2 सूत्र, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स, जो उसकी मृत्यु के बाद लिखी गई, और उसके दुश्मनों की बिखरी हुई गवाही। पहला कारण, इल्तुतमिश की चुप्पी। जलालुद्दीन को शरण देने से इनकार। न कोई शत्रुता, न कोई दुश्मनी। चंगेज खान को उकसाने का कोई ठोस बहाना नहीं मिला। दूसरा कारण, मंगोल साम्राज्य के पूर्वी और पश्चिमी छोरों पर विद्रोह। तुर्किस्तान और चीन में बगावत की आग जल रही थी। चंगेज खान जानता था, अगर भारत में उलझ गया तो उसकी पीठ पर छुरा घोंपा जा सकता है। तीसरा कारण, भारतीय उपमहाद्वीप का मौसम। तपती गर्मी, उमस और बेमिसाल थकावट। याद कीजिए, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेनाएं भी इसी थकावट के कारण भारत से लौट गई थीं।
चौथा कारण, भारत के मैदान। यहाँ की विशाल घनी आबादी। खुले मैदानों में सीधे टकराव मंगोलों की छापामार शैली के ठीक उलट था। सेंट्रल एशिया के बियाबान, जहां दूर दूर तक बस्तियां नहीं, वहां मंगोलों के लिए मारकाट आसान थी। भारत के गांव, शहर, किले और विशाल सेना यहां हमला करना आसान नहीं था। इतिहासकारों का एक समूह मानता है, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण को सिर्फ टाला था, छोड़ा नहीं। वह विद्रोह कुचलने के बाद लौटना चाहता था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 1227, 6 साल बाद चंगेज खान की अचानक मृत्यु। अगर वह जीवित रहता तो शायद भारत और चीन की तकदीर ही बदल जाती। दूसरा पक्ष मानता है, चंगेज खान के लिए भारत कोई निजी दुश्मन नहीं था। चीन, पुराना शत्रु, ख्वारिज्म, अपमान का बदला। भारत की ओर से न तो कोई अपमान, न कोई युद्ध का न्योता। इल्तुतमिश की कूटनीति काम कर गई। फिर मंगोलों के लिए भारतीय मैदान उनकी युद्ध शैली के लिए अनुकूल नहीं थे। और सबसे रोचक, मंगोल परंपरा में शमनिक विश्वास। कहते हैं सिंधु किनारे एक रात चंगेज खान ने सपने में एक अद्भुत घोड़ा देखा, जो उसे भारत पर हमला न करने की चेतावनी देता है। चंगेज खान, जो आत्मा, स्वप्न और संकेतों पर पूरा भरोसा करता था, शायद इसी कारण लौट गया। पर क्या सचमुच, या फिर क्या भारत की आध्यात्मिकता, बुद्ध, शिव, राम की भूमि की रहस्यमयी शक्ति ने उसे रोक लिया? क्या चंगेज खान के मन में भारत के प्रति किसी अनदेखे सम्मान ने जन्म लिया? इतिहास के पन्नों पर यह सवाल आज भी दर्ज है। अगर चंगेज खान सिंधु पार कर जाता तो क्या भारत की सभ्यता बच पाती? क्या दिल्ली की गद्दी पर मंगोलों का परचम लहराता? क्या हमारी संस्कृति, हमारे मंदिर, हमारी पुस्तकें, सब कुछ राख हो जाता? या फिर भारत के रणबांकुरों की तलवारें, किलों की दीवारें और जनता की एकजुटता मंगोलों को रोक पाती? एक और रहस्य, चंगेज खान के वंशज लौटे कई बार। बलबन, खिलजी, तुगलक। दिल्ली सल्तनत मंगोलों से टकराई, युद्ध हुए, किले गिरे, पर दिल्ली बची रही। क्यों? क्योंकि भारत की मिट्टी में सिर्फ सोना नहीं, जज्बा भी है। क्योंकि हर आक्रमणकारी की तलवार यहीं आकर कुंद हो जाती है। दोस्तों, इतिहास की सबसे बड़ी पहेली आज भी अनसुलझी है। चंगेज खान भारत पर क्यों नहीं टूटा? क्या यह कूटनीति थी, मौसम था, या कोई दैवी संकेत, या फिर यह भारत की आत्मा की ताकत थी जिसने मंगोल तूफान को रोक दिया? सोचिए, अगर चंगेज खान ने भारत को रौंद दिया होता तो आज हम किस संस्कृति में सांस ले रहे होते? किस भाषा में, किस धर्म में और कौन सी यादों के साथ? इतिहास सवाल पूछता है। क्या आप जानते हैं आपकी भूमि की ताकत क्या है? क्या आप तैयार हैं अगली बार जब कोई आक्रमणकारी आपकी तरफ बढ़े तो उसे रोकने के लिए? अगर आपको भारत की अनसुनी कहानियां पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे एक और ऐतिहासिक रहस्य के साथ। तब तक अपनी जड़ों को मत भूलिए। जय हिंद।